नमस्कार, मैं हूं संदीप राव जी। वर्कर्स यूनिटी की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में सत्यवती कॉलेज में प्रोफेसर रहे रविंद्र गोयल जी मौजूद हैं और नई शिक्षा नीति 2020 का सरकार ने घोषणा किया है, ऐलान किया है और उसमें क्या बारीकियां हैं, क्योंकि बहुत सारी आलोचनाएं सामने आ रही हैं, बहुत सारे लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। तो हम प्रोफेसर रविंद्र गोयल जी से आप जानना चाहेंगे कि आप बताएं कि अभी सरसरी निगाह में अगर आप देखें तो आपको क्या लगता है? पहली बात तो ये ध्यान रखने की है कि शिक्षा नीति किसी भी वर्गीय समाज में वर्ग हितों की पोषण का औजार है। थोड़ा बहुत समाज के दबाव के चलते आम जनता के सवाल भी आ जाते हैं, पर मुख्यतः जो है वो आज के पूंजीपति वर्ग के पूंजी के काम करने के लिए कुशल जो कार्मिक उनको चाहिए, उनको उपलब्ध कराने का औजार शिक्षा नीति है। अब सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान में शिक्षा नीति बनाने की सबसे महत्वपूर्ण कवायद 1960 में 1962 या 63 में कोठारी आयोग के अंतर्गत हुई थी। तो कोठारी आयोग ने यह कहा था कि हमको ऐसी शिक्षा बनानी है जो कृषि और उद्योग की जरूरतों को पूरा करने में सहायक, और वही फ्रेम थोड़ा बहुत फेरबदल के साथ आज तक चलता आ रहा है। लेकिन इस बीच में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया है, वो है कि अर्थव्यवस्था का ढांचा बदल गया। 60 के अंदर जहां भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः एक कृषि अर्थव्यवस्था या औद्योगिक अर्थव्यवस्था थी, वहीं आजकल वो एक सेवा अर्थव्यवस्था हो गई। सेवा अर्थव्यवस्था की खासियत ये है कि कृषि अर्थव्यवस्था में लोग अपने माता पिता से सीखते हैं, फॉर्मल एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। मैन्युफैक्चरिंग या औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए हायर सेकेंडरी की शिक्षा की जरूरत है, स्कूल तक की शिक्षा की जरूरत है। लेकिन ये जो सेवा के प्रभावी क्षेत्र के रूप में उभरा है, तो उसके लिए हमें कम से कम एक ग्रेजुएट लेवल की शिक्षा की जरूरत है। और यही वो मजबूरी है जिन्होंने इनको एक नई शिक्षा नीति घोषित करने की और इनको बाध्य किया है। टुकड़े टुकड़ों में फेरबदल होता रहा है। 86 में राजीव गांधी ने भी कहा था, 98 में और भी परिवर्तन किए थे, परंतु एक मुकम्मल ढांचा नहीं आया। वर्तमान शिक्षा नीति नई जरूरतों से निपटने का एक मुकम्मल ढांचा देती है। और क्यों कहता हूं मैं इसलिए कहता हूं कि वर्तमान शिक्षा नीति ऐलानिया तौर पर कहती है कि वो सेकेंडरी स्कूल तक 100% एनरोलमेंट करेगी और यूनिवर्सिटी लेवल पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% करेगी। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के बारे में मैं आपको बता दूं कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब है कि उचित एज ग्रुप में पढ़ने वाले जितने लोग हैं, उनमें से कितने लोग शिक्षा पा रहे हैं। तो आज अभी भी सेकेंडरी लेवल पर 100% लोग नहीं पा रहे हैं, लेकिन सरकार ये घोषणा कर रही है कि 2030 तक वो उसको करेगी। और यूनिवर्सिटी में अभी 15-16 तक मात्र जो है यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन पढ़ने वाली उम्र की आयु के 12% लोग करते हैं, 12, 13 या 14, 15। अभी जो है वो 20-25 हुआ है। इन्होंने ऐलानिया ये घोषणा की है कि 2035 तक हम कॉलेज लेवल की जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 50%। ये दो तो ऐलानिया जो घोषणाएं हैं, इनका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन अब सवाल यह है कि वो इसकी पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए। हिंदुस्तान जैसे देश के अंदर ये काम कभी और केवल तभी पूरा हो सकता है जब राज्य हर स्तर पर पूर्णतया राज्य पोषित शिक्षा को उपलब्ध कराए। इसके विपरीत इन्होंने जो है इस शिक्षा नीति के अंदर अपना पल्ला झाड़ करके कहा तो नहीं है, पर इसको ये प्राइवेट हितों के मातहत पूरा करना चाहते हैं।
अगर हम ठीक से समाज को शिक्षित करना चाहते, हम ही नहीं, यहाँ का पूंजीपति वर्ग भी अगर कुशल कार्मिक चाहता है तो उसको स्तरीय शिक्षित लोग चाहिए। और स्तरीय शिक्षित लोग तभी हो सकते हैं जबकि सरकार पूरे देश के पैमाने पर 100% राज्य पोषित शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान करे। यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जब तक केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त नहीं होगी तब तक इस पूंजीपति वर्ग की जरूरत भी पूरी नहीं होगी। और ये जो इन्होंने झुंझुना दिया है, इस झुंझुने के अंदर तो शिक्षा के नाम पर दुकानों की वाहवाही होगी, दुकानों का माल बिकेगा। बस एक ही उसमें दिक्कत है कि हिंदुस्तान जैसे गरीब देश के अंदर बहुत ज्यादा लोग दुकानों पर रुकने के लिए भी ज्यादा तैयार नहीं। जो जो मोटा मोटी जो बात कही जा रही है, 8-10 पॉइंट हैं उस शिक्षा नीति के। उसमें पहला तो मामला यही है कि वो सिर्फ ये कह दिया गया, जो 10+2 का स्ट्रक्चर था उसको हटा करके उन्होंने 5+3+ इस तरह से कर दिया है, और बीए को 4 साल का कर दिया है, एमफिल हटा दिया है। और लेकिन एक जो महत्वपूर्ण चीज है कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम हटा करके उसको शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कर दिया है। लेकिन एक चीज और की है, यूजीसी को खत्म किया है। वो देखिए, वो सब जो है, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर को सौंपना है तब किसी भी प्रकार की सरकारी अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म जो है उसको खत्म करना उसकी अनिवार्य शर्त। इसका अगला कदम होगा आने वाले समय में कि अभी तो शिक्षा जो है वो मुनाफे का क्षेत्र नहीं है। शिक्षा इज ए नो प्रॉफिट एक्टिविटी एट द मोमेंट इन द कंट्री, लेकिन आने वाले समय में इसको भी फॉर प्रॉफिट एक्टिविटी कर दिया जाएगा। तो यूजीसी का हटाना, प्राइवेटाइजेशन का रास्ता साफ करना, दोनों एक चीज से जुटे हुए। हाँ, ये बात मैं आपको जरूर कहना चाहता हूँ कि मेरी समझ से ये उन्होंने अच्छा काम किया है कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल करके उसको शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। क्योंकि मानव संसाधन मंत्रालय से जो बू आती है वो ये है कि समाज के जो व्यक्ति हैं वो संसाधन है जिसको हर किस्म से पूंजी के फायदे के लिए निचोड़ा जाना है। जबकि सच्चाई ये है कि व्यक्ति तो समाज के केंद्र में है, और व्यक्ति की महत्ता को अगर महज संसाधन में बदल दिया जाएगा तो उसकी डिग्निटी के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। बेशक ये ऊपरी मुलम्मा ही है, इसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है। एक चीज और जो समझ में आ रही है कि क्या आरक्षण खत्म हो जाएगा? देखिए, ऐसा है कि जब प्राइवेटाइज हो जाएगा, अभी भी आरक्षण जो है वो महज पब्लिक इंस्टीट्यूशन में है। आरक्षण में समझने की बात है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन में ही आरक्षण है। तो जैसे ही शिक्षा प्राइवेटाइज होगी वहां आरक्षण लागू नहीं होगा, वहां एक ही आरक्षण होगा, वो है पूंजी का आरक्षण। जिसके पास पैसा है वो पढ़े, जिसके पास नहीं है वो न पढ़े। और जो टीचिंग भर्ती है, ये जो प्रोफेसरों की भर्ती होती है, लेक्चरर की भर्ती होती है, उसमें भी आरक्षण नहीं रह जाएगा, जो कि सबसे बड़ा कंटेंजियस इशू था पिछले कुछ दिनों प्राइवेट में। सेक्टर के अंदर देखिए, जो बात समझने की वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण है ही नहीं। तो जब राजकीय शिक्षा व्यवस्थाएं नहीं होगी तो आरक्षण का सवाल ही नहीं खड़ा होता है। आरक्षण जो है वो केवल और केवल पब्लिक इंस्टीट्यूशन में है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। और आज मैं समझता हूँ कि पूंजीपति वर्ग को भी, बेशक उसको अभी नहीं समझ में आ रहा है, पूंजीपति वर्ग के हित में भी यही है कि यहाँ पर राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं का ऐसा जाल बिछाया जाए जो कि स्तरीय शिक्षा उपलब्ध करा सके। लेकिन उसके लिए जो ये पूंजीपतियों के दलाल हैं वो ये कहते रहते हैं कि इनके पास पैसा नहीं है, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। हम में से बहुत से लोग भी इस मुगालते में रहते हैं, सरकार बेचारी क्या करे, उसके पास पैसा नहीं है। अरे भाई, पैसा नहीं है तो टैक्स लगाइए ना। जिस देश के अंदर हवाई जहाज का तेल डीजल से सस्ता बिकता हो, जिस देश के अंदर 10 लाख कमाने वाले से लेकर अरबों कमाने वाला था,
अपनी आय पर केवल 30% टैक्स देता हो, तो वैसे के अंदर ये कहना कि पैसे की हमारे पास कमी है, ये मामला ठीक नहीं है, मामला दिल का है। इनका दिल शिक्षा के लिए नहीं डोलता है। ये चाहते हैं कुछ ऐसा रास्ता निकले कि पैसा भी ना खर्चा करना पड़े और मजदूर भी हमको मिलते रहें, वो भी कुशल मजदूर। अब इनकी मजबूरी ये है कि सेवा अर्थव्यवस्था में कम से कम ग्रेजुएट चाहिए, न्यूनतम स्तर जो है ये स्थापित है। तो ये काम वो अभी प्राइवेटाइजेशन के जरिए करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है ये कामयाब होंगे। तो खास करके इस पेंडेमिक ने इस प्राइवेटाइजेशन मॉडल का दिवालियापन उजागर कर दिया। कई प्राइवेट कॉलेज बंद हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि अब जो है वो सरकार से गुहार कर रहे हैं कि हमारी कुछ मदद करो। कई स्कूलों में बच्चे जो है फीस नहीं दे रहे तो स्कूल वाले रो रहे हैं, माता पिता मजबूर है बच्चों को निकालने के लिए बाध्य हैं। तो ये इसका स्थिति है। इसमें एक चीज़ और एक पॉइंट है जिसमें कहा गया है कि अब मल्टी कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे और जो स्पेशलाइज्ड किस्म के इंस्टीट्यूशन थे वो शायद बंद होगा, जैसे आईआईटी, आईएम। देखिए ऐसा है क्या? लेकिन ये मुझे लगता है कि बहुत परिफेरल बात है उसकी। वो जो है ऊपरी जो है आवरण है। हाँ, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, अपने प्राइवेटाइजेशन और राजकीय शिक्षा को उपलब्ध न कराने की जो इनकी मंशा है, इसके लिए इन्होंने यह भी कर दिया है कि अब कॉलेज में एडमिशन करने के लिए पूरा देशव्यापी एक और टेस्ट होता है। आप जो है स्कूल पास कीजिए, उसके आधार पर अभी तक जो है मेरिट से दाखिला होता है, लेकिन अब ये एक और टेस्ट करेंगे, परीक्षा पर परीक्षा। तो जो कहावत कहते हैं ना, दलील पर दलील फैसला कुछ नहीं हो रहा। तो ये परीक्षा पर परीक्षा का जो फ्रॉड है, ये आम जनता के साथ धोखा है मेरी समझ से। लास्ट में आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि मजदूर वर्ग जो है और मजदूरों के बच्चे पहले यूनिवर्सिटी में जाने का सपना देख सकते थे, आईआईटी आईएम में जा सकते थे, वो ऐसा उनका। अभी बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं कि वो छोटी मोटी नौकरी करते हुए, ट्रेनिंग मजदूरी करते हुए वो तैयारी करते हैं। लेकिन क्या ये शिक्षा नीति आने के बाद उनके सामने ये मौके रहेंगे या खत्म हो जाएंगे? खत्म नहीं होंगे, कम हो जाएंगे। कम इस मामले में हो जाएंगे कि अपना प्रगतिशील मुलम्मा बनाए रखने के लिए ये कुछ स्कॉलरशिप वगैरह की सुविधा देंगे। ये जो मॉडल बनाना चाहते हैं वो दुनिया के पैमाने पर फेल हो चुका है कि लोग कर्जा लें और पढ़ें। आज जो स्थिति बनी हुई है, मुझे जो अपना अंदाजा है कि दुनिया के पैमाने पर जिस तरीके से नव उदारवाद की साख नीचे गिरी है, आने वाले समय के अंदर प्राइवेटाइज कर्जा लेकर के पढ़ाई का किया जाए, वो मॉडल अब चलेगा नहीं। अमेरिका में तो इसके खिलाफ बहुत तेज आवाज उठ रही है। देखना होगा, मेरा जो अपना अंदाजा है, गलत हो सकता है, कि अमेरिका में नवंबर में चुनाव के नतीजे के बाद ये देखा जाएगा कि प्राइवेटाइजेशन किस गति से शिक्षा के क्षेत्र में। आईआईटी आईएम कहा जा रहा है कि बंद कर देंगे, क्या वाकई संभव है बंद कर पाना? आईआईएम जैसे बंद नहीं करेंगे, उनकी फीस बढ़ा देंगे। हालांकि अभी भी आईआईएम की तो फीस बढ़ी हुई है। आईआईएम की फीस जो है करीबन जो है 1.5-2 लाख रुपया महीना। अच्छा। आईआईटी में फीस बढ़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं, नहीं है तो उसकी फीस बढ़ा देंगे। आईआईटी अभी बंद तो नहीं करेंगे मुझे लगता, या उसको प्राइवेट संस्थाओं को दे देंगे कि आप चलाइए पैसा। आजकल प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है, सरकार बेचने पर लगी है तो उनको भी बेच सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एडहॉक टीचर्स हैं 4,500 के करीब, और उनका बहुत बड़ा आंदोलन चला था कि उनको परमानेंट किया जाए। नई शिक्षा नीति के बाद जो है उनकी नौकरी पर या उनके रोजगार पर कोई असर पड़ेगा क्या? वो सरकार उनको परमानेंट करेगी, अपने जो पूर्व वादे हैं उसको पूरा करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। नहीं, मैंने जो तजर्बा देखा है, और ये स्वाभाविक भी है कि अगर किसी को काम की चिंता लगी हुई है तो वो अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेगा। आज जो शिक्षा का स्तर गिर रहा है, जो इसी का मुख्य कारण है कि यहाँ पर परमानेंट फैकल्टी का अभाव है और स्कूलों में भी परमानेंट टीचर नहीं है। जब अध्यापक और टीचर ही नहीं होंगे तो कैसे पढ़ाई होगी? आज जरूरत है लोहिया के नारे को फिर आवाज बुलंद की जाए
कि केजी से पीजी तक राज्य पोषित शिक्षा सबको मुफ्त मिलनी चाहिए। अब ये भी राज्य पोषित शिक्षा के अंदर स्तरीय राज्य पोषित शिक्षा के क्षेत्र में समस्या पैसे की नहीं है। एक बात हमको बहुत साफ समझ लेना होगा, समस्या दिल की। इनका जो है एकमात्र कार्यक्रम है कि शिक्षा केवल स्तरीय शिक्षा केवल इनको मिले, बाकी लोगों को वो शिक्षा मिले जो कि उनके काम करने के लिए काफी है। लेकिन वो काम करने वाली शिक्षा भी आज जिस तरीके से ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं उसके अंदर नहीं मिलेगी। देर सवेर इनको राज्य पोषित शिक्षा के मॉडल पर जाना ही पड़ेगा। राज्य पोषित शिक्षा कोई समाजवाद नहीं है, ये पूंजीपति वर्ग की अपनी मजबूरी है। जैसे यूरोप वगैरह के अंदर, यूरोप पूरा का पूरा यूरोप जो है वो राज्य पोषित शिक्षा पर चल रहा है, तो ऐसा ही इनको लाना पड़ेगा। लेकिन जब तक नहीं लाते हैं तब तक हमारा आंदोलन बनता है, मांग बननी चाहिए, उठनी चाहिए। तो आपको लगता है कि ये नई शिक्षा नीति में जो डिस्क्रिपेंसीज हैं इनके खिलाफ जो है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी जाएंगी, सबसे बड़ा संकट तो ये है। जो नए ऑटोनोमस कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशन बनेंगे वहां पर परमानेंट वर्कर की बजाय ठेके के वर्कर होंगे, ठेके के अध्यापक होंगे। और वो उस गति पर पहुंच रहे हैं। हमारे यहाँ तो अभी ये उदाहरण नहीं आए, यूएसए वगैरह के अंदर उदाहरण है कि ऐसे शिक्षक हैं जो दिन में शिक्षा करते हैं, रात को वेश्यावृत्ति करते हैं अपना जीवन चलाने। तो ऐसी बुरी स्थिति यहाँ भी हो सकती है। और जब तक शिक्षक अपने आप को मजदूर का हिस्सा नहीं समझेगा और उसके साथ मिलकर के लड़ाई नहीं करेगा, उसका भविष्य मुझे बहुत उज्जवल नहीं लगता। और जहां तक हमारी समझदारी है कि मजदूर वर्ग पर जो चौतरफा हमला हो रहा है, और जैसा आपने पहले बताया भी कि जब अर्थव्यवस्था बदल जाती है तो अर्थव्यवस्था में जो पुर्जे होते हैं, जो लोग कामकाज करते हैं, उनके लायक शिक्षा देने की एक जरूरत महसूस होती है। उसी के तहत नई आर्थिक नीति या नई शिक्षा नीति लाया जाता है। और अभी फिलहाल जो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से मजदूर वर्ग पर एक तरफ हमला हो रहा है कि उनकी परमानेंट नौकरियां जा रही हैं, ऑटोमेशन का ऐसा एक आंधी चल रही है। ऑटोमेशन, ऑटो इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो ऑटोमेशन बहुत ज्यादा हुआ है, यानी कि अब स्किल्ड मजदूरों की जरूरत नहीं है पूंजीपति वर्ग को। एक बात मैं आपको रोकना चाहूंगा, ऑटोमेशन में एक हद तक वो रोबोटाइजेशन करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान का मजदूर सस्ता है तो उसके लिए स्किल्ड मजदूर चाहिए। पुराने जो मजदूर आते थे उनसे नहीं चलेगा। मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो शिक्षा नीति है उसी काम को पूरा करने के लिए है। हाँ, लेकिन भारत में भी जो ऑटो इंडस्ट्री है, ऑटो सेक्टर है, उसमें भयंकर किस्म का ऑटोमेशन हो चुका है अब। और इस तरह के मजदूरों को, क्योंकि वहां परमानेंट मजदूर अब खत्म किए जा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि अब सिर्फ एक पाना चलाने वाला, एक बटन दबाने वाला मजदूर चाहिए। अब वो जो स्किल्ड मजदूर पहले होता था कि उसको सारी जानकारी होती थी, जैसे अपैरल इंडस्ट्री में ही आप देखें, एक्सपोर्ट गारमेंट इंडस्ट्री में देखें, तो पहले पूरी शर्ट या पूरा पैंट बनाने वाले मजदूरों की, स्किल्ड मजदूरों की जरूरत होती थी। लेकिन जैसे जैसे ये असेंबली लाइन में प्रोडक्शन चला है, उसमें एक चीज हम देखते हैं कि अब कोई हाथ बना रहा है, कोई काज बटन कर रहा है, कोई कॉलर बना रहा है, तो अब वो कोई भी मजदूर बना सकता है जिसको सिलाई करनी आती हो। और अब स्किल्ड मजदूरों की अब अर्थव्यवस्था को जरूरत भी नहीं रह गई है। बहुत सारा काम आउटसोर्सिंग हो रहा है, और इसलिए ऐसे मजदूरों को शिक्षा दे करके, शिक्षा पर खर्च करके ये सरकार सोचती है कि वो पैसे को पूंजीपति वर्ग के बहुत ही मेहनत की कमाई को वो जाया कर रही है। इस वजह से भी ये नई शिक्षा नीति लाने की कोशिश की गई है। जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं आपका एक चीज की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कपड़ा इंडस्ट्री हो या कार इंडस्ट्री हो, ये आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का एक बहुत छोटा हिस्सा रह गया। हमारी अर्थव्यवस्था का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो सेवा क्षेत्र में। राष्ट्रीय आय का अगर बंटवारा देखें तो राष्ट्रीय आय में उद्योग जो है मात्र 27% के आसपास जीडीपी देता है, एग्रीकल्चर 17% देता है। ये जो शेष 60% है
ये उस सर्विस इंडस्ट्री में आता है तो उसको काज बटन लगाने वाले की तो जरूरत नहीं है, लेकिन उसको कंप्यूटर चलाने वाले मजदूर की जरूरत है, उसको अंग्रेजी जानने वाले मजदूर की जरूरत है, उसको अन्य चीजें जानने की वाले जरूरत है। तो उनके लिए ये शिक्षा नीति का परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि वहां समस्या है। एक चीज ये बताइए कि किस तर्क के आधार पर बीए को 4 साल का किया गया, जबकि आमतौर पर मेरी ही अपनी धारणा है, मान लीजिए मैं एक मजदूर का बेटा हूं, तो मेरी इच्छा रहेगी कि जल्दी से जल्दी मैं इंटर के बाद बीए कर लूं, मेरे पास सर्टिफिकेट आ जाए और मैं इंडस्ट्री में जाकर के अपनी सेवा दे पाऊं। यानी कि अगर देखिए, 3 इससे साल के पहले बजाय सवाल आप 2 ये साल का कर दिया उठाइए जाए। कि ये किस आधार पर किया गया कि पहले जो स्कूल में 10+2 था, उसको अब 5-3-3-4 कर दिया गया है। यानी कि 12 साल के स्कूल के बजाय 11 और 4 15 साल कर दिया गया। तर्क ये कह दे रहे हैं कि उसके अंदर हमने बचपन के कुछ लोग शामिल कर लिए हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन को थोड़ा बड़ा करना एक लोगों को शिक्षा के क्षेत्र से बाहर निकालने की साजिश का है। और ये वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि पूरी दुनिया के पूंजीवादी देशों में ये 4 साल पढ़ाई का जो दौर है वो चल रहा ताकि जो वाचाल मध्य वर्ग है उसकी आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके, इसलिए वो 4 साल का बीए और 5 साल का एमए करना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। शिक्षा नीति को लेकर के मजदूर वर्ग और मजदूर वर्ग के नेताओं को खास ध्यान रखना होगा। हम इसी चर्चा की श्रृंखला को और आगे बढ़ाएंगे बस जैसे मैं जैसे। एक जोड़ना चाहता हूँ, खास ध्यान रखना होगा और स्तरीय राज्य पोषित शिक्षा की मांग को बुलंद करना होगा। जी, तो जैसा आपने कहा कि जो राज्य पोषित शिक्षा का मतलब यह है कि सरकारी और मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए केजी से लेकर पीजी तक, यानी कि कक्षा 1 से लेकर के ग्रेजुएशन तक कम से कम एक मुफ्त शिक्षा की बाकी व्यवस्था की जब तक जानी आदमी चाहिए। पढ़ना चाहे तब तक उसको मिलनी चाहिए। और मजदूर वर्ग के लिए क्या हितकर है और क्या नहीं है, इस बात को ट्रेड यूनियन और जो मजदूर नेता हैं उनको उनसे चर्चा अपनी करके निकालना चाहिए। उन अपनी मांगों में इनको भी शामिल करना चाहिए और करना ही पड़ेगा। 9 अगस्त को एक बहुत बड़ा देशव्यापी प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें मासा एक मजदूर अधिकार संघर्ष समिति है उसने कॉल दिया है, उसके बाद 10 ट्रेड यूनियनों ने भी, जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन उन्होंने भी कॉल दिया है। और सरकार जिस तरीके से एक तरफ श्रम कानूनों को खत्म कर रही है, दूसरी तरफ वो जो मजदूर वर्ग का फंड है या उसकी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उन पर भी हमला कर रही है, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया है 9 अगस्त को। तो हम शायद चूंकि अब इस बीच में नई शिक्षा नीति आई है तो शायद उसको भी शामिल करेंगे। इस उम्मीद करेंगे, के साथ करना चाहिए। इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आने वाले समय में हम इस सीरीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कुछ और शिक्षाविद और उच्च शिक्षा से जुड़े हुए लोगों से हम बातचीत करेंगे, और ताकि एक अंतर्दृष्टि मिल पाए कि आखिर ये सरकार जो है, जो चौतरफा कोरोना के समय में आपदा को अवसर बनाने के चक्कर में जो सारे काम कर रही है, उसके पीछे उसकी मंशा क्या है। तो आप लोग जुड़े रहिए वर्कर्स यूनिटी के फेसबुक पेज और यूट्यूब और वेबसाइट से। उसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट चर्चा में। नमस्कार।